नमस्कार। एचपीआरसी के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए हमने अलग से एक नई सीरीज चलाई है जिसको हमने अभ्यास एचपीआरसी करके नाम दिया है। इस सीरीज में हम ऑफिशियल सिलेबस को डिटेल से कवर करते हैं और प्रीवियस जो एचपीआरसी के पेपर हुए हैं उनको भी यहाँ पर एनालाइज किया जाता है। जो क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे गए थे वैसे क्वेश्चंस हम कोशिश करते हैं कि वैसे ही अपग्रेडेड क्वेश्चन आपके लिए लाए जाएं ताकि आपकी हेल्प हो सके। और देखिए हमारा टारगेट क्या है कि फाइनल जो है वो सिलेक्शन कैसे भी कर करवानी है और उसी के लिए हम यहाँ पर निरंतर काम कर रहे हैं। अब तक जितने भी पार्ट इस सीरीज के हो चुके हैं उन्होंने एस्पिरेंट्स की बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो की हुई है। ये आप प्रीवियस वीडियोस को देखेंगे और प्रीवियस पेपर्स जो अभी तक हुए हैं उनको देखेंगे तो आप खुद ही एनालाइज कर पाएंगे और जो थोड़ी बहुत कमी रह जाती है उसको आने वाले पार्ट्स में पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि हमें जो है वो मतलब जो है वो फाइनल सिलेक्शन से है वो होनी चाहिए कैसे भी कर। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को जो है वो स्टार्ट करेंगे, परंतु कुछ एक बातें मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूं कि जितना भी आप पढ़ें चाहे कम पढ़ें वो जो है वो लिमिटेड सोर्सेज से पढ़ें और उन जितना भी आप पढ़ रहे हैं दिन में उसको एक बार रिवाइज जरूर करें। चीज़ों को याद रखने की, एक पॉइंट टू पॉइंट याद रखने की जो है वो आदत डाल लीजिए। काम ऐसे नहीं चलेगा कि आप थोड़ा सा याद रख रहे हैं, काम पूरा लाइन टू लाइन याद रखने से जो है वो अब चलने वाला है। क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या कमियां हैं। यहाँ पर भी आजकल ये बातें मैं बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहा हूँ टेस्ट सीरीज ग्रुप में भी और यहाँ पर भी, क्योंकि एस्पिरेंट्स को जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प करने की ज़रूरत है। देखिए पेपर में ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, पेपर में जो है वो तब क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, पेपर में जो है वो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें याद रखनी है तब क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और पेपर फिर वैसे ही आसान हो जाता है आपके लिए। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक्सप्रेसली कॉल्स फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। तो हमारे पास डीपीएसपी हमने बहुत बार पढ़े हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डीपीएसपी में जो है वो एक डीपीएसपी जो है वो बात करता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मतलब महिलाएं और पुरुष जब इक्वल काम कर रहे हैं तो उनको इक्वल पे मिलनी चाहिए। तो ये जो है वो कौन से आर्टिकल के तहत बात की गई है? ये आर्टिकल 39 के तहत बात की गई है, परंतु आर्टिकल 39 के 3 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, ए, बी और डी। तो ये आर्टिकल 39 डी में बात की गई है, ऑप्शन इसका ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो आर्टिकल नंबर 39 आता है ना हमारे डीपीएसपी में, इसमें ए भी आता है पार्ट, बी भी आता है, सी भी आता है, डी भी आता है, ई भी आता है, एफ भी आता है। तो यहाँ पर हम वो चीज़ें पढ़ लेते हैं जो हम याद रख सकते हैं, जैसे कि आर्टिकल नंबर 39A, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें बात की गई है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर। मतलब इसमें ये कहा गया है कि जो सामान्य न्याय है उसको बढ़ावा देना है और जो गरीब हैं उनको मुफ्त जो है वो न्यायिक सुविधा जो है वो देनी है, गरीबों को जो है वो मुफ्त कानूनी सहायता जो है वो प्रोवाइड करवानी है। ये आर्टिकल नंबर 39A में कहा गया है। आर्टिकल नंबर 39B की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 39B में कहा गया है कि हमें क्या करना है, हमें जो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड। मतलब इसमें यह बोला गया है, हिंदी में बताऊं, कि आम भलाई के लिए समुदाय के जो भौतिक संसाधन हैं उनका समान जो है वो वितरण सुनिश्चित जो है वो करना है, ये कहा गया है। आर्टिकल नंबर 39C की अगर मैं बात करूं तो उसमें बोला गया है प्रिवेंशन ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब इसमें ये बोला गया है कि धन और उत्पादन के जो साधन है उनका जो है वो संकेंद्रण जो है वो कुछ एक हाथों में ही नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, ये कहा गया है। आर्टिकल नंबर 39D का आपको पता चल गया कि इसमें किसकी बात जो है वो की गई है। यहाँ पर ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल नंबर 42 भी यहाँ पर जो है वो दिया गया है। आर्टिकल नंबर 42 में बोलते हैं टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। मतलब जो काम करने की स्थितियां हैं वो अनुकूल होनी चाहिए और मैटरनिटी रिलीफ भी जो है वो मिलना चाहिए। तो ये बेसिक इन आर्टिकल्स में बोला गया है। आगे बोलते हैं विच रीजन गेट्स मॉनसून एट लास्ट इन समर। तो ऐसे क्वेश्चंस पहले भी हमने पढ़े हैं और एचपीआरसी में पूछे भी जा रहे हैं। बोलते हैं कि किस क्षेत्र में गर्मियों में मानसून आता है। तो गर्मियों में मानसून जो है वो कहाँ पर आता है, वो जो है वो हिमालय रीजन में आता है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब गर्मियों में यहाँ पर मानसून तो आ जाता है, परंतु यहाँ पर देखिए
कुछ और भी ऑप्शंस हैं हमारे पास जो डिटेल में हम पढ़ेंगे। जैसे कि वेस्टर्न घाट में सबसे पहले मानसून जो है वो आता है अर्ली जून में, यहाँ पर ये मानसून जो है वो आ जाता है। मानसून सबसे पहले केरला कोस्ट को जो है वो हिट करता है, वेस्टर्न घाट को अराउंड 1 जून के करीब ये कर देता है कॉमनली। और बोलते हैं दिस इज वेयर द मॉइस्चर लेडन विंड्स फ्रॉम द अराबियन सी फर्स्ट एनकाउंटर आ माउंटेन बैरियर। फिर ये माउंटेन बैरियर्स को जो है वो एनकाउंटर करता है ईस्टर्न घाट में, उसके बाद आगे की ओर ये बढ़ता है। बोलते हैं अर्ली टू मिड जून तक ये ईस्टर्न घाट में पहुंच जाता है। फिर गैंजेटिक प्लेन तक आता है जिसमें लेट जून या जुलाई के स्टार्टिंग तक ये पहुंच जाता है। फिर ये मिड जुलाई में जाकर हिमालय में पहुंचता है और हिमालय में हमारा हिमाचल हिमालय में ही जो है वो आता है। सबसे लास्ट में ये हिमालय में आकर ही पहुंचेगा और यहाँ पर ही ये पहुंचता है। तो इतना सब यहाँ से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट इज रीजन ऑफ पोलर नाइट इन हाई लैटिट्यूड रीजन। तो बोलते हैं कि उच्च अक्षांश क्षेत्रों में ध्रुवीय रातों का क्या कारण है। पहले यहाँ पर ये पोलर नाइट समझते हैं कि ये पोलर नाइट जो है वो होता क्या है। देखो पोलर नाइट बेसिकली एक ऐसा फिनोमिना है जो विंटर्स में ही होता है और कुछ एक मतलब रीजन में होता है स्पेसिफिक, पूरी वर्ल्ड में ये नहीं होता। तो ये आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल में ही देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पर सूर्य जो है वो राइज ही नहीं करता, मतलब जो आसमान है ना वहाँ पर अलग अलग लाइट्स आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप यूट्यूब पर बेसिकली पोलर लाइट्स देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसी कैसी लाइट्स होती हैं। डीप ब्लू और ब्लू टाइम जो वहाँ पर होगा, यानी कि ऐसी लाइट्स होंगी जो अलग ही तरह की लाइट्स होंगी, बड़े सुंदर वो देखने में लगती हैं। और दूसरा यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन भी बनता है कि लैंड ऑफ मिडनाइट सन जो है वो किसको बोलते हैं। लैंड ऑफ मिडनाइट सन कौन सी कंट्री को बोला जाता है, वो नॉर्वे कंट्री को जो है वो बोला जाता है। तो एक ये भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व यहाँ से होता है। अब ये होता क्यों है, बेसिकली ये पूछा गया है। तो ये होता है किसके कारण, टिल्ट ऑफ द अर्थ, जो अर्थ टिल्टेड है थोड़ी सी उसके कारण ये यहाँ पर जो है वो होता है। और ये पोलर रीजन में ही बेसिकली जो है वो होता है, ऐसा नहीं कि सब जगह ये होगा, ये पोलर रीजन में ही होगा। ठीक है जी, तो ये आपने ध्यान रखना है। व्हाट इज द रीजन ऑफ पोलर नाइट इन हाई लैटिट्यूड रीजन। जो हाई लैटिट्यूड के रीजन है आर्कटिक अंटार्कटिक सर्कल के, वहां पर ये होगा और टिल्ट ऑफ अर्थ के कारण जो है ये होगा। तो ये आप ध्यान रखना और एक बार जरूर पोलर नाइट्स का फिनोमिना जो है वो आप यूट्यूब पर उसकी वीडियो जाकर देखना। ठीक है जी, तो बहुत अच्छे से आपको पता चलेगा कि वो पोलर नाइट्स है क्या और क्वेश्चन भी कभी गलत नहीं होगा। आगे बोलते हैं यहाँ पर व्हाट इज इंटरवल बिटवीन अ हाई टाइड एंड अ नीप टाइड एट अ गिवन प्लेस। तो बोलते हैं कि किसी भी दिए गए स्थान पर जो उच्च ज्वार और नीप ज्वार जो है ना, हाई टाइड और नीप टाइड जो होती है उसके बीच का अंतराल कितना होता है। तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि हाई टाइड और नीप टाइड जो है ना उसके बीच का जो अंतराल है वो लगभग 12 आवर्स के करीब होता है। परंतु यहाँ पर मिनट्स भी आपको याद रखने और मिनट्स भी बड़े क्लोजली यहाँ पर दिए गए हैं। 12 आवर 26 मिनट जो है वो सही आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। देखो हम देखते हैं कि दिन हो रहा है, रात हो रही है, टाइड्स भी जो है वो आती हैं। तो ये सब किसके कारण जो है वो होता है, अर्थ जो है वो रोटेट करती है। रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण जो है ये होता है कि जो दिन होता है और रात होती है ये रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण होता है। और टाइड्स वगैरह भी जो है वो यही जो है वो इसी के कारण होती है। रोटेशन ऑफ अर्थ की बात करें तो ये किस तरफ रोटेट करती है, तो ये वेस्ट से ईस्ट की ओर जो है वो करती है। कितना, वेस्ट टू ईस्ट जो है वो अर्थ रोटेट जो है वो करती है। तो ये सब आपको यहाँ से बेसिक चीज़ें याद रखनी है। ठीक है जी, रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण क्या होता है, रोटेट अर्थ करती है तो वो किस और करती है। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो पटवारी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जेओई के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने जीके डिटेल में नहीं पढ़ी है उनके लिए ये बड़े ही इंपॉर्टेंट फैक्ट रहने वाले हैं। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज रिटन बाय बाणभट्ट। तो बोलते हैं कि बाणभट्ट के द्वारा इनमें से कौन सी किताब जो है वो लिखी गई है। बाणभट्ट के द्वारा जो है जो इनमें से किताब लिखी गई है वो कादम्बरी किताब लिखी गई है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। परंतु जब भी हमने हिस्ट्री पढ़ी है, एंशिएंट हिस्ट्री, उसमें हमने इंपॉर्टेंट राइटर पढ़े हैं। और अगर अभी आप टीजीटी आर्ट्स के पेपर उठाकर देखेंगे वहां ना आप देखेंगे कि बड़े ही डिफिकल्ट क्वेश्चन कई बार एंशिएंट हिस्ट्री के पूछ लिए गए हैं। तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है। वहां पर हिस्ट्री जो था ना वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट था, वो सब्जेक्ट बेस्ड पेपर था और सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन जब आएंगे तो वो बड़े डेप्थ में ही आएंगे। तो ऐसा नहीं कि आगे आने वाले एग्जाम्स में भी वैसे ही डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टीजीटी आर्ट्स बेसिकली डेप्थ वाला सब्जेक्ट था, इसलिए वो डेप्थ क्वेश्चन वहां पर पूछे गए थे। अब ट्रेडिशनल क्वेश्चंस का जमाना जा चुका है।
देखो एंशियंट हिस्ट्री में आपने जो है वो हर्षवर्धन जो है वो पढ़ रखा है, ये एक ग्रेट किंग हुआ करता था। अब हर्षवर्धन की जो कैपिटल हुआ करती थी वो कन्नौज में हुआ करती थी। हर्षवर्धन के दरबार में ही बाण भट्ट भी हुआ करते थे। बाण भट्ट के द्वारा जो है वो किताबें लिखी गई, जिसमें से एक कादम्बरी किताब आती है, एक हर्ष चरित्र कर भी किताब जो है वो इनके द्वारा जो है वो लिखी गई। और हर्ष जो थे ना, हर्षवर्धन जो थे, इनके कार्यकाल के दौरान चाइनीज यात्री हेंट सांग के द्वारा भी जो है वो विजिट किया गया था। और हर्षवर्धन के कार्यकाल के दौरान हर्षा ने खुद भी कुछ किताबें जो है वो लिखी हैं, जिसमें प्रियदर्शनी आता है, रत्नावली आता है, नागानंदा जो है वो आता है। तो ये किताबें खुद ही जो था वो हर्ष के द्वारा यानी कि हर्षवर्धन के द्वारा जो था वो लिखी गई थी। ये कौन सी डायनेस्टी से संबंध रखता था? तो ये पुष्यभूति डायनेस्टी से जो था वो संबंध रखता था। यहाँ पर ऑप्शन में जो है वो कुछ और भी दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर जो है वो मृछ कटिका दिया गया है। मृछ कटिका का मतलब होता है कि मिट्टी की एक छोटी सी गाड़ी, और ये जो है वो मतलब एक फेमस संस्कृत ड्रामा भी आता है। इसको किसने लिखा था? तो एक एंशियंट पोइट किंग हुआ करते थे, जिनका नाम जो था वो शूद्रक था। तो शूद्रक के द्वारा जो है इसकी रचना जो था वो की गई थी। यहाँ पर मुद्र राक्षस भी दिया गया है। मुद्र राक्षस की अगर हम बात करते हैं तो ये भी एक संस्कृत पोइट हुआ करते थे, विशाख दत्त, जिनके द्वारा लिखा गया था। यहाँ पर जो है वो एक और ग्रंथ दिया गया है जिसका नाम ऋतुसंहार है। ऋतुसंहार जो है वो कालिदास के द्वारा रचा गया था। तो इतना बेसिक इनके बारे में ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि क्या पूछा गया है, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए, आप तैयारी कर रहे हैं HPRC के पटवारी JBT एग्जाम के लिए, तो पटवारी JBT के लिए तो आप कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में है। अभी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए आप टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, जो टेस्ट सीरीज कल से हमने स्टार्ट कर दी है। अब देखिए यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं टाइमली, ताकि आपका सिलेबस भी पूरा कवर हो सके और टाइम टू टाइम जो है वो आप चीज़ों को जो है वो प्रैक्टिस कर सकें। अब जितनी चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं उतनी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। जो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा आपको JOE के लिए, वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और अपनी स्टडी को प्रॉपर शेप यहाँ से दे सकते हैं प्रैक्टिस करके। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में है। अभी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोलते हैं ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट एन 80-year-old जमींदार emerged as a key rebel commander. He belonged to which राजपूत हाउस? तो बोलते हैं कि 1857 के विद्रोह के दौरान एक 80 वर्षीय जमींदार एक प्रमुख विद्रोही कमांडर के रूप में उभरा। वह किस राजपूत घर से संबंधित रखता था? ये जो थे वो थे जगदीशपुर राजघराने से। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। इनका नाम क्या था ये भी पता होना चाहिए। जब 1857 का विद्रोह हम पढ़ते हैं तो 1857 के विद्रोह में हमने स्टार्टिंग से लास्ट तक चीज़ें जो है वो कवर की हुई हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि मंगल पांडे का यहाँ पर जो है वो अहम योगदान रहता है, वहीं से आवाज़ उठाई गई, मंगल पांडे को फांसी की सज़ा भी दी गई, और उसके बाद ये अलग अलग क्षेत्रों में फैला। मेरठ से ये प्रारंभ हुआ था और हमें ये दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर, जगदीशपुर, फैजाबाद, इलाहाबाद, बरेली, यहाँ सब देखने को मिला। जगदीशपुर में जो को लीड कर रहे थे वो थे कुंवर सिंह और अमर सिंह। और यहाँ पर जो 80 वर्षीय बूढ़े की बात की गई है वो जगदीशपुर के प्रमुख जमींदार कंवर सिंह थे, जिन्होंने जो है 1857 में विद्रोह किया और विद्रोह का झंडा वहां पर फहराया था। युद्ध में जख्मी भी हो गए और उनकी बाद में चलकर मृत्यु भी जो था वो हो गई थी। तो ये थे जगदीशपुर के कंवर सिंह, जिनके बारे में आपने जाना। जगदीशपुर में इस विद्रोह को कुचलने के लिए, ये दबाने के लिए जो था वो मेजर विलियम टेलर को जो था वो नियुक्त किया गया था, और फाइनली ये दबा भी दिया गया था वहाँ पर। वैसे ही झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी और झांसी में इस विद्रोह को दबाने के लिए जनरल ह्यूरोज को जो है वो अपॉइंट किया गया था। अगर हम कानपुर की बात करते हैं, कानपुर में नाना साहिब तांते टोपे प्रमुख भूमिका में थे और कॉलिन कैंपबेल को इस विद्रोह को दबाने के लिए जो था वो अपॉइंट किया गया था। और बरेली की बात करते हैं तो बरेली में जो है वो इस विद्रोह को दबाने के लिए खान बहादुर थे और बिसेंट अय्यर को जो है वो अपॉइंट किया गया था कि वो इस विद्रोह को दबाएं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं आर्टिकल 31 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड माइनॉरिटीज विद द राइट टू। तो बोलते हैं कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 30 वन अल्पसंख्यकों को किसका अधिकार जो है वो प्रोवाइड करवाता है? तो 31 अगर आर्टिकल की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात की जा रही है, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है आर्टिकल नंबर 31 जो है ये आता है फंडामेंटल राइट में, और 31 में बात की गई है
एस्टेब्लाइज एंड एडमिनिस्टर देयर ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ऑप्शन ए इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। फंडामेंटल राइट्स को बहुत ही अच्छे से जो है वो पढ़ना। फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 31 में जो है ये बात की गई है कि जो सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को जो है वो उनके मनपसंद के जो है वो शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का जो है वो अधिकार प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो है वो अपने मनपसंद के जो है वो शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए जा सकते हैं धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के द्वारा। ये 30 में बात की गई है। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आते हैं। फंडामेंटल राइट्स बेसिकली आपने पढ़े ही होंगे, परंतु एक बार फिर से मैं रिवाइज करवाता हूँ। तो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 तक राइट टू इक्वलिटी की बात की गई है। आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक राइट टू फ्रीडम की बात है। आर्टिकल नंबर 23 और 24 में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात की गई है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात आर्टिकल नंबर 25 से लेकर आर्टिकल नंबर 28 तक की गई है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की बात आर्टिकल नंबर 29 और 30 में की गई है। जो 30 आर्टिकल नंबर हम यहाँ पर पढ़ रहे थे अभी, उसी में बात की गई है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लाइज एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। और आर्टिकल नंबर 29 में भी स्पेसिफिक रूप में मैं आपको बताऊं तो उसमें बात की गई है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज की। जो माइनॉरिटीज हैं उनकी लैंग्वेज को भी प्रोटेक्ट करना है, उनकी स्क्रिप्ट को भी जो है वो प्रोटेक्ट करना है, उनके कल्चर को भी प्रोटेक्ट करना है। आर्टिकल नंबर 32 फंडामेंटल राइट्स में, आर्टिकल नंबर 31 फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता। 32 जो है वो फंडामेंटल राइट्स में आता है और ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आता है, इसमें जो है वो 5 तरह की रिट्स आती हैं, जिसमें हैबस कॉर्पस, मैंडेमस, सेरिटोरी, क्यू वारंटो टाइप की रिट्स जो है वो आती हैं। ये सब यहाँ से ध्यान रखना। एक रिट बच गई, वो है प्रोविजन रिट, उसको भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं विच आर्टिकल गवर्न्स द शेयरिंग ऑफ टैक्सेस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट इंक्लूडिंग प्रोसीड्स फ्रॉम जीएसटी। तो बोलते हैं कि कौन सा अनुच्छेद जीएसटी से प्राप्त आय सहित संघ और राज्यों के बीच में करों के बंटवारे की जो है वो नियंत्रण जो है वो करता है। तो ये आर्टिकल नंबर 270 जो है वो आता है। बेसिकली जीएसटी की बात यहाँ पर की गई है। अच्छा, स्टेट और सेंटर के बीच में जो है वो फंड जो एलोकेट किया जाता है वो कैसे किया जाता है, तो वो किसके द्वारा किया जाता है, वो फाइनेंस कमीशन को ड्यूटी जो है वो दी गई है और फाइनेंस कमीशन को कहा गया है कि वो ये देखेगा कि कैसे ये फंड जो है वो देना है। अब फाइनेंस कमीशन ये तो देख लेता है। हमारा जो फाइनेंस कमीशन है वो कौन से आर्टिकल में आता है, तो फाइनेंस कमीशन आर्टिकल नंबर 280 में जो है वो आता है। आर्टिकल नंबर 280 में जो है वो फाइनेंस कमीशन आता है। तो फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल भी याद रह जाएगा। और यहाँ पर एक और बात ध्यान रखना कि जीएसटी जो इंट्रोड्यूस किया गया था ना, जीएसटी कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। जीएसटी इंट्रोड्यूशन की बात आपने ध्यान रखनी है कि बहुत पुराना जीएसटी ये नहीं है। अब ये इंट्रोड्यूस जब किया जाता है तो ये 1 जुलाई 2017 को किया जाता है और 101 नंबर की ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, तो इस अमेंडमेंट को भी नोट करना। बोलते हैं इफ टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज टेम्परेचर इन फारेनहाइट। तो बोलते हैं कि यदि तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है तो फारेनहाइट में तापमान जो है वो कितना होगा। अब देखिए बोलते हैं टेम्परेचर अगर 37 डिग्री सेल्सियस है तो फारेनहाइट में ये जो है वो कितना होगा। फारेनहाइट में ये जो है वो 98.6 डिग्री फारेनहाइट जो है वो हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। देखिए बेसिकली इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। फारेनहाइट से अगर आपको सेल्सियस में करना है तो फारेनहाइट इज इक्वल टू ब्रैकेट में सेल्सियस मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32, इस तरह से आप करेंगे। अब देखिए जो अभी पैटर्न चला हुआ एग्जाम का उसमें कुछ भी पूछ ले जाता है। मान लो आपके पास कोई भी फारेनहाइट दिया गया है या फिर कोई भी सेल्सियस दिया गया है, आपके पास बोला गया है कि आपने 10 डिग्री सेल्सियस को जो है वो फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, सी की जगह 10 की वैल्यू रख देंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 9/5 प्लस 32 कर देंगे। यहाँ पर इसको काट कर जो है वो 18 प्लस 32 कर देंगे। ये कितना आ जाएगा, लगभग 50 के करीब ये आ जाएगा। और अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो 10 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 50 डिग्री फारेनहाइट। वैसे ही इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जो यहाँ पर 37 डिग्री दिया गया है ये 98.6 डिग्री फारेनहाइट जो है वो आ जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल है कैलकुलेट करना। तो कैलकुलेट करने की बेसिक ट्रिक आपने सीख ली। अब कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाए आपसे तो आप उसको कवर कर ही लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन लीड्स टू डेप्रिसिएशन ऑफ द इंडियन रूपी अगेंस्ट यूएस डॉलर। तो यहाँ पर बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए का
मूल्यह्रास कर सकता है, यानी कि डेप्रिशिएट कर सकता है। अब देखो डेप्रिशिएशन के ऊपर भी क्वेश्चन एग्जाम में इंडिविजुअली पूछे जाते हैं, परंतु यहाँ पर कुछ एक फैक्टर देखेंगे जो बात करते हैं कि बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन लीड टू डेप्रिशिएशन ऑफ इंडियन रुपी, यानी कि डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपी कैसे डेप्रिशिएट होगा। सबसे पहले बोलते हैं कि एन इंक्रीज इन रेपो रेट बाय आरबीआई, कि आरबीआई के द्वारा जो है वो रेपो रेट अगर इंक्रीज कर दी जाती है तो एक ये फैक्टर हो सकता है डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी के पीछे। आगे बोलते हैं लार्ज स्केल कैपिटल आउटफ्लो बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, की विदेशी जो पोर्टफोलियो निवेशक हैं उनके द्वारा बड़े पैमाने पर जो है वो अपने पूंजी का आउटफ्लो करना, इनके निकालना अपना पैसा यहाँ से। और तीसरे नंबर पर बोलते हैं वाइडनिंग द कंट्रीज करंट अकाउंट डेफिसिट, कि देश का जो चालू खाता है, चालू खाता घाटा है, उसका विस्तार हो जाना। अच्छा, यहाँ पर हम पहली स्टेटमेंट से जो है वो डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। पहली बात ध्यान रखना कि रेपो रेट से जो है वो कोई फर्क पड़ता ही नहीं बेसिकली, ठीक है ना। ये जो आरबीआई है ना, आरबीआई अगर रेपो रेट को इंक्रीज करता है तो यहाँ से क्या होगा, अगर रेपो रेट को ही आरबीआई ने इंक्रीज कर दिया तो वहाँ से एक तो बैंकों को पैसा लेना महंगा पड़ेगा आरबीआई से, और वो क्या करेंगे, वो इंटरेस्ट रेट जो आप गाड़ी के ऊपर, घर के ऊपर पर्सनल लोन लेते हैं वो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, जहाँ से ईएमआई जो है वो आपकी जो है वो हाई हो जाएगी। तो यही बेसिक रीजन होंगे, तो रेपो रेट का कोई लेना देना नहीं है। और बोलते हैं लार्ज स्केल कैपिटल आउटफ्लो बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, हाँ अगर जो फॉरेनर हैं यहाँ पर जिन्होंने इन्वेस्ट यहाँ पर किया है वो अपना पैसा निकाल लेते हैं तो वहाँ से ज़रूर फर्क पड़ता है। शेयर मार्केट में भी आप देखते हैं कि शेयर मार्केट बढ़ रही है, गिर रही है, अगर पैसा वो लगाते हैं तो शेयर मार्केट बढ़ती है एकदम से, शेयर मार्केट से पैसा निकालते हैं तो एकदम से शेयर मार्केट नीचे जाती है, और रुपी की वैल्यू को भी वहाँ से जो है वो फर्क पड़ता है, डेप्रिसिएशन वहाँ पर होता है रुपी का। तो ये जो है वो दूसरी स्टेटमेंट सही है। वाइडनिंग द कंट्रीज करंट अकाउंट डेफिसिट, तो किसी भी देश का जो चालू खाता घाटा होगा उसमें विस्तार हो जाएगा, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल जो है वो सही है। वहाँ से जो कंट्री का करंट अकाउंट डेफिसिट होगा वो भी जो है वो बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर जो है वो दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट जो है वो सही है। हमने क्या पढ़ा था कल कि एलपीजी रिफॉर्म जो है वो लाए गए, 1991 की बात है जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म जो है वो लाए गए। अब बोलते हैं ये जो एलपीजी रिफॉर्म लाए गए ये यहाँ से क्या हुआ और क्यों ये लाए गए। यहाँ से एक तो जब एलपीजी रिफॉर्म मनमोहन सिंह की सोच से आ गए यहाँ पर 1991 में, तो बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर आ गए। एक तो यहाँ पर जो इन्फ्लेशन थी वो थोड़ी कम होने स्टार्ट हो गई, जो फाइनेंशियल डेफिसिट था वो भी थोड़ा कम हुआ, और उसके बाद लोगों को रोज़गार भी मिला, प्राइवेट कंपनियां यहाँ पर आई तो रोज़गार मिला, और इंडिया के जो इन्वेस्टर थे वो भी बाहर जाने यहाँ से जो है वो लगे। परंतु इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी, एक्चुअली में 1991 से पहले ना यहाँ पर लाइसेंस राज हो गया था, एक तरह से लाइसेंस परमिट राज देना पड़, मतलब लाइसेंस के ऊपर चीज़ें हो रही थी, पैसा खाया जा रहा था, देश को लूटा जा रहा था, और इंडिया के पास उस टाइम फॉरेक्स रिजर्व ही बहुत कम बचा था, इतना सा बचा था कि वो सिर्फ 2 हफ्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव कर सकता था, पैसे ही खत्म हो रहे थे इंडिया के। फिर जब ये 1991 के रिफॉर्म लाए गए तो ये लाइसेंस राज एक तो ख़त्म हो गया, इकॉनमी में बड़ी मॉडर्नाइजेशन जो है वो इकॉनमी में आई, और रोज़गार लोगों को मिलना स्टार्ट हुआ, और बहुत कुछ चेंजेस आए उसके बाद, और भारत जो है वो विकसित भारत की ओर जो है वो बढ़ा। तो ये सब आप यहाँ से याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, आगे भी बनेंगे, और अगर डिटेल से पढ़ा होगा तो कुछ ना कुछ वहाँ पर टिक कर पाएंगे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर, और जब देखेंगे तो वो डेफिनेटली सही ही टिक किया होगा आपने। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं इन 1923 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया। ये ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आने वाले एग्जाम्स में पूछा गया तो ऐसा पूछा जाएगा। इससे पिछला पार्ट जो था ना इकोनॉमी वाला HPRC के TGT सीरीज का, उसमें मैंने इस क्वेश्चन को ऐड किया था। तो अभी आप कमेंट कर बताइए कि 1923 में भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत निम्नलिखित में से किस संगठन ने जो था वो की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पूछा गया तो ऐसा पूछा जाएगा। टेलीग्राम पर इनकी PDF आपको मिलेगी कंपाइल कर। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।